विद्यार्थियों, मिशन मेरिट के अगले वीडियो में स्वागत है आप लोगों का, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने सभी विषय के कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और इस वीडियो का जो नाम हमने रखा है मिशन मेरिट, वो किस लिए रखा है बच्चों को समझ में नहीं आया है। एक्चुअली ये जो मिशन मेरिट है ये कहता है कि आपको जो आंसर लिखने हैं वो तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर जो आंसर्स लिखे गए हैं वो तरीके से बताया गया कि किस तरह से आपको आंसर्स को लिखना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो सन 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ड्यूक मेटरनिक जो है इसका मेन नाम जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना है कि ये कब की गई थी ये भी बता देना है आपको, अगर आपको याद रहता है तो। वैसे भी आपके एमसीक्यू बन सकता है वियना सम्मेलन कब किया गया था। ठीक है, इसके बाद में भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित किया गया था? प्रथम आधुनिक जो वस्त्र मिल था वो जो है आपका कब किया गया था? तो यहाँ पर जो है 1818 में किया गया था कलकत्ता में। और कहां पर? ये फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। ठीक है, और जो अगर आपसे पूछता है कि सफल सूती मिल जो है वो कहां पर स्थापित की गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका तारदेव में स्थापित की गई थी, जो कि मुंबई में है ये। ठीक है, मुंबई में स्थापित की गई थी। और इसको वर्ष 1854 में बॉम्बे टेक्सटाइल के नाम से भी जो है नवाजा गया था। ठीक है, और इसको जो इसके जो संस्थापक थे वो कोवासजी नाना भाई डावर थे। तो डावर भाई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इनके द्वारा स्थापित की गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो खरीफ की फसल जो है क्या होती है? खरीफ की फसल जो है मुख्यतः उस फसल को कहते हैं जो जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और अक्टूबर और नवंबर के महीने में काटी जाती है। ठीक है, 2 नंबर के आंसर के हिसाब से आपको लिखना है सही तरीके से। इसे मानसूनी फसल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो है बुआई मानसून के समय में की जाती है। बस इतना भी लिख दोगे तो बहुत हो जाएगा। और इस फसल की बुआई के समय जो अधिक तापमान तथा कटाई के समय जो है शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। ये है खरीफ फसल की पूरी विशेषता। इसके बाद जो है खरीफ फसल के अगर कभी कभी क्या है आपको एग्जाम्पल पूछता है तो पता होना चाहिए। इसमें धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली और गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, ये सारे दालें भी आ जाती हैं। कपास भी उसी में आ जाता है। इसके बाद लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? तो संवैधानिक बनावट की चुनौती जो है पहली चुनौती इसकी मानी जाती है। इसके अलावा लोकतांत्रिक अधिकारों की चुनौती होती है। नेक्स्ट जो है आपका संस्थाओं के कामकाज की चुनौती होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप बोल सकते हैं सफल और निष्पक्ष चुनाव की भी चुनौती होती है। और विविधता को समेटने की चुनौती भी होती है। राजनीतिक संगठन करने की जो है मतलब राजनीतिक पक्ष को जो है एक साथ करने में भी, संगठित करने में भी चुनौती होती है। तो ये सारी चुनौतियां हैं। कोई भी 2 चुनौती आपको लिख देनी है, 3 लिख दें आप भले ही। इसके बाद समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? समवर्ती सूची जो है संघ और राज्य सरकार जो मिलकर बनाती है उसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा और नाप तोला आदि को जो है शामिल किया गया है। पहले इसमें शामिल नहीं थे, बाद में इनको शामिल कर लिया गया था समवर्ती सूची में, जिसके विषय के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य यह है कि विनिमय के माध्यम का ये कार्य करती है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है कि विनिमय का माध्यम का कार्य करती है कि लोग जो है मुद्रा की सहायता वस्तुएं और सेवाएं जो है क्रय विक्रय कर सकते हैं इसकी सहायता से। और लेन देन के माध्यम के रूप में मुद्रा का जो है विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग, यानी कि कोई ऐसी चीज ना हो जिसके बिना जो हमारा काम ना हो पाए, वो ऐसी चीज नहीं है मुद्रा। मुद्रा सभी जगह काम आ जाती है, कठिनाइयों को जो है दूर करता है, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम जो है कहा जाता है। सही तरीके से आपको आंसर को लिखना है। नेक्स्ट जो पार्ट है, विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई बाहरी देश या संस्था हो या कंपनी हो उसके द्वारा दूसरे देश की कंपनियों या संस्थाओं में निवेश किया जाता है तो उसे हम जो है विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि कितने प्रश्नों को उत्तर देने। पता चला आप एग्जाम में बैठे हुए रगड़ रहे हो और टाइम खत्म हो गया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं, सभी को शेयर करें। और जो यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं ये पॉइंट टू पॉइंट दिए जाते हैं, जिससे बच्चे जो लिखते हैं कहते तो हम तो क्वेश्चन तो करके आए थे लेकिन नंबर नहीं मिले। तो उसका रीजन क्या है कि नंबर इसलिए नहीं मिले कि आपने जो है कट टू कट नहीं लिखा, आपने बहुत ज्यादा उसमें स्टोरी बना दी। तो असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख जो है आपको कर देना है। तो उन्होंने क्या जो है तरीके अपनाए थे? तो देखो, सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। मेन चीज तो अगर आप डाल देते तो एग्जामिनर खुश हो जाता है कि बंदे ने कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होगा, आगे नहीं पढ़ता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों में जो है विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिए थे, और वकीलों ने जो है मुकदमे लड़ने से जो है इनकार कर दिया था, यानी कि उन्होंने बंद कर दिया था। और मद्रास के अतिरिक्त केवल जो है प्राय जितने भी प्रांत थे उसमें परिषद चुनाव जो है उसको भी बहिष्कार कर दिया गया था, परिषद चुनाव नहीं हुए थे। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बहुत तेजी से किया गया और विदेशी कपड़ों को जो होली जलाई गई थी, यानी बहुत सारा जो है इसका बहिष्कार हुआ था। और मजदूर वर्ग ने कई कस्बों और शहरों में हड़तालें कर दी थी। उसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में आदिवासियों ने जो है वन कानून का उल्लंघन किया था। और उसके अलावा जो है अवध में जो है किसानों ने कर देने से भी मना कर दिया। तो इस तरह से जो है इन्होंने अपने तरीके जो है अपनाए थे आंदोलन में, भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके, ये लिख सकते हैं आप। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ गया था? तो विश्व युद्ध के समय जो है आपका ब्रिटेन जो है वो युद्ध में उलझा पड़ा था। तो उसके कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों का सामान जो है पूरा करने के संबंध में जो है युद्ध संबंधी उत्पादन कर रहे थे। और जो है
इसके लिए जो भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात जो है इससे कम हो गया, क्योंकि वो सेना में लगे हुए थे। तो भारतीयों को जो है, भारतीय बाजारों को जो है रातों रात एक विशेष स्पेशल मार्केट जो है मिल गया, मतलब कि इन लोगों को बहुत ज्यादा जो है सामान बनाने का ऑर्डर मिलने लगा, क्योंकि आयात जो है हो नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर जो है भारतीय कारखानों में फौज के लिए जो है जूट की बोरियां बनाने लग गए, और फौजियों की वर्दी के कपड़े, टेंट के जो कपड़े जहाँ पे वो रहते हैं वो कपड़े, चमड़े के जूते और बहुत सारे अन्य सामान भी बनाने लग गए, जिससे जो है नए कारखाने को भी लगाना पड़ा था। साथ ही साथ जो पुराने कारखाने थे वो कई पालियों में, यानी कि नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, और जो है 12-12, 24-24 घंटे जो है चलने लग गए। बहुत सारे जो है नए मजदूरों को काम मिलने लग गया, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल बेहतरीन, जो है सैलरी बढ़ोतरी हो गई, उनकी वेतन बढ़ने से जो है मजदूरों की आर्थिक स्थिति जो है पलट गई। और साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देकर करके राष्ट्रवादी नेता जितने भी थे उन्होंने स्वदेशी चीजों के प्रयोग पर जो है बल दे दिया, ठीक है, और जिससे भारतीय उद्योग को जो है अधिक बढ़ावा मिल गया। तो ये सारे के सारे जो है इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट नवीनीकरणीय और नवीनीकरणीय संसाधनों में अंतर आपको बताना है। तो इसमें देखिए आप पॉइंट टू पॉइंट सामने सामने लिख दें। नवीनीकरण संसाधन का उपयोग जो है हम कई बार कर सकते हैं, ठीक है, और इसका जो हम एक बार ही किया जा सकता है, बार बार इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और संसाधन जो है ये न खत्म होने वाले हैं, और जो ये संसाधन है ये निश्चित समय के पश्चात जो है क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और उसके अलावा जो है नवीनीकरण संसाधन का निर्माण जो है तुरंत हो जाता है, और इनके निर्माण में जो है हजारों वर्षों का समय लग जाता है, ठीक है। आप फिर इनके एग्जाम्पल्स भी दे दोगे आप, तो इसमें है आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जल ऊर्जा, सब लिख सकते हो इसमें। और जो है यहाँ पे पन विद्युत ऊर्जा भी बोलते हैं, पन ऊर्जा भी बोल सकते हो, और इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उदाहरण दे सकते हो, और नवीनीकरण योग्य में। तो इस तरह से आप आमने सामने अंतर लिखोगे। अगला, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं। तो दबाव समूह की जो कामकाज, लोकतांत्रिक गतिविधियां जो है सरकार के कामकाज में इस तरह से उपयोगी होती है, सरकार को सजग बनाए रखती हैं। पहला पॉइंट तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें लोकतंत्र जनता की सरकार होती है, फिर भी सरकार जो है जनता की उचित मांगों को ध्यान नहीं देती है। भाई जनता की सरकार है लेकिन वो फिर जनता की सुनती नहीं है। आप सुनते भी हो कि ये पार्टी नहीं सुन रही है, तो राजनीतिक दल ने ये कर दिया है, लोग आंदोलन करते हैं। तो दबाव समूह जो है वो क्या करते हैं, विभिन्न तरीकों से सरकार की, जनता की, सरकार को जो है सरकार की जनता की उचित मांगों की ओर जो है ध्यान दिला करके एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आंदोलन को सफल बनाना भी इनका जो है दबाव समूह का काम है। लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था में दबाव समूह कई तरह के जन आंदोलन चलाते रहते हैं और उन्हें सफल बनाने के लिए सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। उसके अलावा जो है लोकतांत्रिक सरकार के लिए कामकाज में कैसे उपयोगी है, दबाव समूह जो है राजनीतिक दलों पर जो है प्रभाव डालते हैं, ठीक है, दलों पर प्रभाव डालते हैं। दबाव समूह सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं लेते, जो राजनीति तो नहीं करते, लेकिन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों पर जो है भारी प्रभाव डालते हैं, ठीक है। और जो है कभी कभी तो राजनीतिक दल ही, जो राजनीतिक दल होते हैं वो सरकार को प्रभावित करने के लिए, यानी विपक्ष को प्रभावित करने के लिए दबाव समूह का खुद ही गठन कर डालते हैं, बोलते हैं भाई तुम आंदोलन करो। तो दबाव समूह का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। इस प्रकार दबाव समूह जो है केवल अपना काम करवाने हेतु नहीं, अपितु लोकतंत्र की सफलता में भी जो है अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें श्रीलंका के समाज में जातीय बनावट की व्याख्या करनी है। तो जातीय बनावट कैसी है, श्रीलंका की जनसंख्या में बहुत विविधता है। सिंगली समुदाय जो कि 74% है, और फिर जो है तमिलों का नंबर आता है इसके बाद में, जिसमें इनकी आबादी जो है कुल जनसंख्या में 18% है। और ये श्रीलंकाई द्वीप के ये जो तमिल है, ये श्रीलंकाई द्वीप के उत्तरी तथा पूर्वी प्रांतों में बसे हुए हैं। और साथ ही साथ अन्य समुदाय में जो है मुस्लिम शामिल है। और तमिलों में 2 उप समूह हैं, जिसमें श्रीलंकाई देश के कुछ तमिल निवासी है जिनको श्रीलंकाई तमिल कहते हैं, जो कि 13% हैं। और जो है औपनिवेशिक शासन काल में, जब ब्रिटिश के शासन काल में जो है बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान को जो है भारतीय मूल के तमिल कहा जाता है, जिनका प्रतिशत 50% है। और अधिकतर जो है सिंगली जो है वो बौद्ध हैं, ठीक है, अधिकतर सिंगली कैसे हैं, बौद्ध हैं। और जबकि तमिल भाषी लोग में कुछ हिंदू हैं और कुछ जो है मुसलमान भी हैं। और ईसाई लोग जो है उनका हिस्सा मात्र 7% ईसाई लोग रहते हैं वहां पर, जो कि तमिल तथा सिंगली दोनों ही हैं, ठीक है। ये 7% ईसाई लोग जो है इसमें तमिल भी शामिल है और सिंगली भी शामिल है। तो इस तरह की श्रीलंका की जातीय बनावट है। इसके बाद है ऋण की शर्तों का उल्लेख करना है कि ऋण जो है कैसे दिया जाता है। तो ऋण की शर्तें जो है, हर ऋण समझौते में जो है ब्याज की दर निश्चित कर दी जाती है कि कितने रुपए ब्याज आपको देना होगा जो ऋण लोगे। इससे कर्जदार जो कर्जा लेता है उधारदाता को जो है मूल रकम के साथ जो है अदा करता है। ब्याज की रकम जो है, मान लो 100 रुपए, आपने 100 रुपए लिया, ठीक है, और इस पे मान लो कि इस पे जो है हमने 10% वार्षिक ब्याज या फिर मंथली ब्याज आपने लगा दिया, ठीक है। 10% का ब्याज जो आप निकालोगे तो इसका 10 रुपए होगा। अगर आप 1 वर्ष में देते हो तो ये इसका 10 रुपए के हिसाब से आप 1 वर्ष का 112 महीने के हिसाब से 120 रुपए जो है इसके ऊपर दोगे। 100 रुपए तो ये दोगे और मूल के साथ में जो है आपका ब्याज बना 120 रुपए ये भी दोगे। वही बोल रहा है कर्जदार उधारदाता को जो है मूल रकम के साथ में इसको अदा करता है। और इसके अलावा जो है उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार का मतलब क्या है, समर्थक ऋणाधार का मतलब हो गया आपका कि कोई ना कोई चीज गिरवी रखने वाली बात, ठीक है। ऋण आधार मतलब ऋण का क्या आधार है, वो क्या ऐसा मतलब दे रहा है जिसकी वजह से उसको ऋण मिल रही है, क्योंकि भाई वो ऋण लेने के बाद चुकाएगा नहीं तो उसको क्या फायदा। तो ऋण लेने के लिए जो है उसको क्या है, उधारदाता कोई ना कोई जो है उधार लेने वाला वो समर्थक ऋण आधार जो है तैयार करता है, यानी गिरवी रखता है, उसकी मांग कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है कर्जदार जो है उधार अगर वापस नहीं करता है तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के समर्थन में जो है ऋण धारक जो उसने जमा कराया है, चाहे वो जेवर जमा कराए हो, चाहे कुछ भी अपनी जमीन के कागजात जमा कराए, उसको बेचने का उसको अधिकार होता है। और आवश्यक कागजात, ऋण अवधि, भुगतान के तरीकों को भी ऋण की शर्तों में शामिल जो है किया जाता है। तो आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। आपका 3-3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 लिखना है, 4 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। इसके बाद में विश्व व्यापार संगठन WTO
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किन्हीं 3 उद्देश्य को आपको बताना है। तो जो डब्ल्यूटीओ है ये एक ऐसी संस्था है जो विभिन्न देशों के बीच जो है व्यापार के नियमों को उदार बनाती है, लचीला बनाती है, और इसे बहु पक्षीय व्यापार प्रणाली भी कहते हैं डब्ल्यूटीओ को, ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य जो है इस प्रकार से हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता हो, ठीक है, खुलापन हो, और साथ ही साथ वह बिना किसी भेदभाव के हो जो व्यापार है। विश्व व्यापार संगठन व्यापक व्यापार के जो झगड़े हैं उनको भी निपटाता है, ठीक है। कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट हो जाए उसको निपटा देगा। और जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो कमेंट करते रहे कि हमें आपको इंग्लिश में सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए बना दिया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन जो है विकसित तथा अल्प विकसित देशों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है, ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य है। और साथ ही साथ यह व्यापार संबंधी कुछ नियमें और शर्तें बनाता है जिन्हें जो है सभी सदस्यों को अपनाना पड़ता है। इसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसमें कोई भी आपको 3 ही करने हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है 15 क्वेश्चन में पूछा गया 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगा था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। तो निम्न कारणों की वजह से जो 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति जो है निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। इसका रीजन क्या था कि कई लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं और वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को जो है मुक्ति दिला करके ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धिराज होगा, ठीक है। कई लोग ये मानते थे। और इन लोगों का ऐसा मानने का कारण ये भी था कि किताबों को पढ़ने के प्रति लोगों में जागरूकता जो है दिन प्रतिदिन उस समय बढ़ती जा रही थी। और अब जो है कम शिक्षित लोग भी किताबों के माध्यम से दार्शनिकों, लेखकों और चिंतकों के विचारों को जो है जानने लग गए थे या जान रहे थे। और पुरानी मान्यताओं में सुधार की आवश्यकता को बुद्धि और विवेक से जो है तोला जाने लगा। मतलब जो मान्यताएं थी वो सही थी या नहीं थी, उसमें बुद्धि लगाई जाने लगा, अपना दिमाग लगाया जाने लगा। और मुद्रण ने संवाद तथा वाद विवाद की एक नई संस्कृति को जन्म दिया, ठीक है, कि आप जो है पत्र लिख करके जो है मुद्रण के माध्यम से जो अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। और लोगों को तर्कशील बनाते हुए जो है इसने विचारों और आस्थाओं पर प्रश्न लगाना भी सिखाया कि भाई अगर हम रात में झाड़ू नहीं लगाते तो क्यों नहीं लगाते हैं। तो इस तरह के जो भी पुरानी बातें थी उनके ऊपर जो है विचारशील बना दिया इन लोगों को। और फ्रांस के एक उपन्यासकार जो थे वो सेवेतेई मर्सिये ने जो घोषणा की थी, उसने कहा था कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी जो है निरंकुशवाद को जो है मतलब उड़ा ले जाएगी, यानी कि निरंकुशवाद इस आंधी में उड़ जाएगा। इस तरह बहुत से लोग मुद्रण संस्कृति की भूमिका के प्रति जो है अस्वस्थ थे और कि इससे जो है निरंकुशवाद का अंत होगा और ज्ञान अदय होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद जो है 16वां प्रश्न, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच जो है सामंजस्य बिठाता है। तो विश्व भर में कोई ऐसा देश नहीं जहां जन्म, जाति, भाषा, आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, परंतु यह लोकतंत्र में ही संभव है कि हर प्रकार की विविधताओं और विभिन्नताओं में आपसी सामंजस्य जो है पैदा किया जा सकता है या किया जाता है। यह लोकतंत्र में ही संभव है कि विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को भी अपनी भाषा विकसित करने का जो है मौका दिया जाता है, ठीक है। और लोकतंत्र में यह भी संभव है कि हर आर्थिक तबके के लोग जो है बराबर का वोट अधिकार रखते हैं और उनमें जो है अमीरी गरीबी का कोई अंतर नहीं रखा जाता है। साथ ही साथ लोकतंत्र में ही संभव हो पाता है कि पुरुषों के साथ जो महिलाएं हैं उनको भी बराबरी का वोट अधिकार जो है मिलता है और महिलाओं को अपने व्यवसाय चुनने का पूर्ण अधिकार भी मिलता है। यह लोकतंत्र में ही मतलब संभव है कि हर धर्म के लोग अपने धर्म स्थान बना सकते हैं, यानी मंदिर मस्जिद बना सकते हैं और अपने ही ढंग से पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में हर धर्म के विद्यार्थी को बिना किसी भेदभाव के जो है शिक्षा दी जाती है और सरकारी नौकरियों में जो है किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ये लोकतंत्र में ही मुमकिन है। लोकतंत्र में यह भी संभव होता है कि किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग जो है बसों में, रेलगाड़ियों में आदि में इकट्ठे सफर कर सकते हैं और किसी भी होटल में या किसी अन्य स्थान पर रुकने में उनको कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जाती कि तुम मुसलमान है और तू पारसी है। और जो है लोकतंत्र में यह संभव हमें मतलब लोकतंत्र में यह भी संभव बनता हुआ मिलता है, या लोकतंत्र यह भी संभव बनाता है कि बहुदल के लोग जो है अल्पदल, यानी कि जिसकी संख्या ज्यादा है और जिसकी संख्या कम है, उनके साथ मिलकर के वो लोग चलते हैं और दोनों एक दूसरों की भावनाओं की कदर भी करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें लोकतंत्र में आसानी से पॉसिबल है। इसलिए जो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है लोकतंत्र हर परिस्थिति में जो सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच में सामंजस्य बैठाता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना करनी है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा क्या भूमिका निभाता है। तो जो है मुद्रा की भूमिका इस प्रकार है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को सुलझा देता है। साथ ही साथ जो है मुद्रा वस्तु विनिमय की समस्याओं को भी दूर करती है, ठीक है। यहाँ पे आपको है लगा देना है, दूर करती है, ठीक है। अच्छा, और ये विनिमय संयोग क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास गाय है और मुझे अनाज चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा कि नहीं तू मेरे को गाय देगा तो अनाज देगा। वहाँ पे पैसे से ही हमारा काम चल जाएगा, चाहे मुझे अनाज चाहिए, चाहे गाय चाहिए, चाहे भैंस चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए। मुद्रा लेन देन को जो है सुविधाजनक बनाती है, ये बहुत खास बात है इसकी। उसके अलावा जो है मुद्रा की सहायता से हम किसी वस्तु को सुगमता से खरीद या बेच सकते हैं। मुद्रा के द्वारा जो है व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ मुद्रा की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को खरीद करके जो है बेचा जा सकता है। उसके अलावा है बजट निर्माण में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई बजट इतना बड़ा है या कितना छोटा है, उसका आधार जो है मुद्रा के द्वारा ही मापा जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रा की विशेष भूमिका होती है और देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में ही मापी जाती है, जो कि देश के निवासियों के जीवन स्तर को भी दर्शाता है। तो इस तरह से मुद्रा के जो हम बता सकते हैं कि क्या क्या
क्या जो है भूमिका है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में। उसके बाद जो है जल दुर्लभता क्या है, जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो जल दुर्लभता जो है शॉर्टकट में आप सिंपल वर्ड में लिखोगे, जो कि एनसीईआरटी कहता है जल की कमी होती है, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें जल की आपूर्ति जो है मांग से कम हो जाए, यानी कि पूर्ति जो है मांग से कम हो, तो वो जल दुर्लभता कहलाती है। और कई क्षेत्रों में जो है जल की कमी बहुत अधिक है। और जल संरक्षण वह पद्धति है जिससे जो है हम जल को साफ और स्वच्छ रूप में जो है इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि जल की कभी कमी हो तो हम उसको उपयोग में ला सकें, और इससे जो है पूरे वर्ष जो है जल प्राप्त किया जा सकता है। जल संरक्षण की कुछ विधियां यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें आपको बता देना है कि वर्षा का संपोषित किया जाना चाहिए। वर्षा जल संपोषित का मतलब है कि उसको जो है ना तो ज्यादा खर्च करे और ना ही ज्यादा जो है आप उसको बचाएं, मतलब लिमिटेड टाइम जितना उपयोग है उतना ही करें। जैसे कि नल की टूटियां जो हैं आप खुली छोड़ दें या पानी चलता रहे और आप नहा रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है इसमें संपोषित, इसका मतलब होता है पालन पोषण, ठीक है। छोटे बांध और जलाशय बना करके बाढ़ को नियंत्रित करके जो है उसके लिए जो पानी एकत्रित किया जाता है उससे सिंचाई में प्रयोग किया जा सकता है, तो इससे जल संरक्षण हो जाएगा। और वनों की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वनों से ही हमारे पास जल का भंडार होता है, तो वृक्षारोपण को भी अपनाना चाहिए। और भूमिगत जल को जल के स्तर को बढ़ाने के लिए जो है और भी प्रयत्न किए जाने चाहिए, और जल के प्रदूषण को भी रोकना चाहिए। जल संरक्षण में ये काफी मददगार रहेगा। किसी क्षेत्र में विद्यमान जल की स्थिति के अनुसार ही फसलें वहां पर उगानी चाहिए, ये नहीं कि वहां पे पानी कमी है और आप ऐसी फसल उगा रहे हो जिसमें जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जल चक्र को बनाए रखने के लिए वनस्पतियों की वृद्धि की ओर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। वनस्पतियां मतलब पेड़ पौधे और जंगलों की जो है वृद्धि सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही, कहीं कटाई वटाई तो नहीं हो रही है, वो सब पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो है मानचित्र कार्य है, जिसमें मानचित्र में आपको प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र और पतन जो है, आपको दो चीजें पूछी गई हैं, एक पतन पूछा गया है और एक उत्पादक खनिज उत्पादक केंद्र पूछे गए हैं। उनके नाम जो है यहाँ पर आपको मानचित्र दिया गया है मॉडल पेपर में, बस उसमें 1 2 3 4 जगह है, वहां पर आपको भरना है। एक हजारीबाग जो आपका झारखंड में, ये भर देना है। अजमेर जो आपका राजस्थान में, ये भर देना है। और लोह अयस्क क्षेत्र भर देना है। विशाखापट्टनम जो है आपका पतन है, और मंगलुरु जो है इसको भर देना है। तो ये मानचित्र आपको दिया गया है। इसमें पहला जो पार्ट है आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये आपका राजस्थान में पड़ता है, पूरा का पूरा ये मैप जो राजस्थान का है, जो कि अजमेर को दर्शाता है, ठीक है। ये जो है आपका खनिज उत्पादक वो हो जाएगा जगह। उसके बाद में है दूसरा पोर्शन जिसमें आपसे पूछा गया है हजारीबाग कहाँ है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर हजारीबाग है, जो कि झारखंड में स्थित है। और उसके बाद में तीसरा जो है लो अयस्क क्षेत्र जो है हमारा, वो पूछा गया है, तो वो उड़ीसा में है, जो कि हमारे पास तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर विशाखापट्टनम जो पोर्ट है ना, वो पतन जो है उसको हम बता सकते हैं आंध्र प्रदेश में है। और मंगलुरु में जो पतन है वो कर्नाटक में है, जो कि यहाँ पर हम 5 नंबर पर दिखा देंगे। तो ये मैप हमें दिया गया था। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट सोल्यूशन है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप शेयर करना नहीं भूलेंगे। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, आप सारे सोल्यूशन देख लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे हमेशा जो है मैं कहता हूँ सभी वीडियो को जो है बच्चों तक पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि सभी जो है अच्छे तरीके से पढ़ें और पास हों, और राइटिंग का तरीका जान पाए कि किस तरह से राइटिंग लिखते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं, और क्या करने से जो है हमें अच्छे तरीके से नंबर प्राप्त होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।